4 on Companies Act 1956. In this lecture, we will discuss in detail about the Memorandum of Association clauses, the alteration into the Memorandum of Association clauses, and the Articles of Association. And we will discuss the various doctrines which are related with the Memorandum of Association. So let us just first start our discussion with the Memorandum of Association. As we all are aware that Memorandum of Association is a charter of a company. Like it is defined under section 2 subsection 28 of the Companies Act. It is one of a important document which is very much useful for any company, as it includes the important information related with the company. It is the kind of a document which governs the relationship of the company with the outside world and defines the scopes of the activity. So we discussed it in detail in our last lecture. So there are total 6 clauses of the Memorandum of Association. Number 1 is the name clause. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें जब भी वो आरओसी के पास फाइल किया जाता है, पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज. इस क्लॉज में बताया जाता है कि कंपनी का नाम क्या है. ये भी बताया जाता है कि इस नाम की कोई और कंपनी नहीं है. नाम ऐसा भी नहीं है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया हो या मना किया हो रखने से. और अगर एक बार नाम अप्रूव हो जाता है तो इसमें यह भी डिक्लेयर किया जाता है कि कंपनी का जहां पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पर इस नाम को एज अ बोर्ड बनाया जाएगा और वहां पर लगाया जाएगा. अगर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो नाम के पीछे लिमिटेड होगा. अगर वो प्राइवेट कंपनी है और मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो उस नाम के पीछे, कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा. ये जो नाम डिसाइड होगा ये कंपनी के सारे लेटर हेड्स पर, बिजनेस लेटर्स पर, नोटिसेस पर, कॉमन सील पर, सब जगह इस नाम को लिखा जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट क्लॉज दैट इंडिकेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ अ कंपनी. देन द सेकंड क्लॉज इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. Registered office clause state the name of the state in which the registered office of the company is to be situated. It will fix up the domicile of the company. Further, every company must have a registered office either from the day. ये वो क्लॉज है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर हो रही है, किस स्टेट में कंपनी का बिजनेस चलेगा. कहते हैं जिस समय कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, अगर उस समय रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर जल्द से जल्द रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और उसका जो नाम और पता है, उसकी जो लोकेशन है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ शेयर कर लेनी चाहिए. तीसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज. इस क्लॉज में कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 ऑब्जेक्ट क्लॉज को 2 भागों में बांटा जाता था, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज को एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स या अदर ऑब्जेक्ट्स में बांटने की जरूरत नहीं है. इट कैन बी द कंप्लीट नेम कैन बी कॉल्ड एज ओनली द ऑब्जेक्ट क्लॉज. द फोर्थ क्लॉज इज कॉल्ड एज द कैपिटल क्लॉज. इस क्लॉज में कंपनी की ऑथराइज्ड, जिसको हम नॉमिनल भी कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बताया जाता है. इस क्लॉज में बताया जाता है कि कंपनी कितनी पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करेगी और कितनी पूंजी तक, कितनी अथॉरिटी तक बिजनेस कंपनी कर सकती है. अगर कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ रुपए रखी है तो कंपनी फ्यूचर में 5 करोड़ रुपए तक का ही बिजनेस कर सकती है. फिफ्थ क्लॉज होता है लाइबिलिटी क्लॉज. इसमें बताया जाता है कि कंपनी वेदर इट इज लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी. ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड दिस कंसेप्ट इन माय अर्लियर वीडियोस of lectures number 1, 2 and 3. Then the next clause is called as the association or subscription clause. In this clause, the subscriber declare that they desire to be formed into a company. वो डिक्लेरेशन देते हैं कि हम एक कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं. सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि हम सब ने कम से कम एक शेयर कंपनी का खरीदा हुआ है. अगर वो पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 जो लोग होंगे वो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे. अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 पर्सन्स को उसको सब्सक्राइब करना चाहिए. इसमें लैंग्वेज कुछ इस तरीके से बनी होगी, लिखी होगी. वी द सेवरल पर्सन्स whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of the number of shares in the capital of the company set opposite of our respective name. हम कुछ लोग मिलकर इस कंपनी को बनाना चाहते हैं, हमने इसके शेयर खरीदे हैं जो हमारे नाम के आगे लिखे हुए हैं और हम इस कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएशन और द सब्सक्रिप्शन क्लॉज. Then comes the articles of the association. Articles of association states the bylaws, rules and regulations of the company. Memorandum of association जो होता है वो आउटसाइडर्स के लिए बनाया जाता है. आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपनी का कैसा रिश्ता है ये दिखाता है. लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है इट इज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. इट गवर्न्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें बताया जाता है कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के रूल्स क्या हैं शेयर्स को,
कंपनी लेन कैसे कर सकता है शेयर्स पर, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, डिविडेंड कैसे बांटा जाएगा, अकाउंट्स ऑडिट कैसे होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखी जाएंगी. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंसेस के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आते हैं. सो वी शुड नो अबाउट द मेन डिफरेंसेस in between these two important documents of the company. Number one is memorandum. Memorandum company का charter है. It includes the various clauses like we discussed the 6 clauses. Articles company के bylaws, rules and regulations को दर्शाता है. Memorandum company का relationship दिखाता है outside world के साथ. लेकिन जो आपके articles होते हैं they just are used for the internal management of the company. Memorandum of Association, second point, like it defines the scope of the activities of the company, but articles of association defines the rules for carrying out the business of the company. Number third, memorandum of association सबसे supreme document है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं. मेमोरेंडम बड़ा है और आर्टिकल्स उसके सबॉर्डिनेट की तरह होते हैं. फोर्थ पॉइंट, जो कंपनी अगर कोई भी ऐसा काम करती है जो कि मेमोरेंडम के से अल्ट्रा वायरस हो, अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द स्कोप, मेमोरेंडम में ऐसी बात नहीं की गई हो, ऐसे सारे काम बेकार हैं, नहीं होने चाहिए. लेकिन इन द केस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, if there is any act which is ultra vires the articles, it can be confirmed by the shareholders if it is intra vires the memorandum. नंबर फिफ्थ, हर कंपनी का अपना एक मेमोरेंडम होना चाहिए, लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उनको अपने आर्टिकल्स होने जरूरी नहीं होते हैं, वो टेबल ए भी यूज कर सकते हैं. नंबर 6 पॉइंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता. इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. लेकिन अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना चाह रहे हैं, यू कैन डू द सेम बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, that we will discuss further. Now the next important point is the alteration of the memorandum of association. वैसे तो बताया गया था कि memorandum of association को alteration नहीं किया जा सकता है, बहुत complicated होता है. So let us just now discuss in brief the various changes in the clauses, or if there is any change in the memorandum, how we can do so. अगर कंपनी अपना नाम बदलना चाहती है तो कंपनी को इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी राइटिंग में. लेकिन अगर कंपनी केवल नाम के पीछे प्राइवेट हटाना चाहती है या कंपनी उसको ऐड करना चाह रही है, तो वहां पर कोई अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की लेने की जरूरत नहीं होती है. बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज a company is registered by a name which in the opinion of the central government is identical with or too nearly resembles the name of an existing company. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कह दे कि आपकी कंपनी का नाम काफी हद तक किसी दूसरी कंपनी से मिलता है, ये नहीं होना चाहिए, तो वहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास किया जा सकता है. बिफोर डिस्कसिंग फर्दर, लेट अस जस्ट हैव अ व्यू ऑन द मीनिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. जब भी कंपनी को कोई स्पेशल काम करना पड़ता है तो कंपनी मीटिंग कॉल करती है अपने सारे शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की, और जब मीटिंग कॉल की जाती है उसमें जो भी लोग भाग लेते हैं उसको क्योरम कहा जाता है. और जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें रेजोल्यूशंस, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं. प्रस्ताव जो होते हैं उनको रेजोल्यूशंस कहते हैं. रेजोल्यूशन दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% वोटिंग होना जरूरी है. अगर 75% लोगों की सहमति है तभी जाके वो रेजोल्यूशन पास हो पाएगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन. वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द रेजोल्यूशंस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स. देन द चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंज करना चाह रही है, मान लीजिए सेम शहर के अंदर ही किसी दूसरे पड़ोस में वो उसको करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस अ नोटिस is only just to be given to the registrar of companies after changing that office within 30 days. The second is वो केवल और केवल उसी शहर के अंदर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक शहर से दूसरे शहर में लेकर जाना चाह रहे हैं. तो इसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में, और फिर उसके बाद उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज दे देनी चाहिए. अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना चाह रही है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस केस में और ज्यादा फॉर्मेलिटीज होंगी. कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा जनरल मीटिंग में, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी. तो जैसे जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंजेस होंगे उसी अकॉर्डिंग फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती हैं. द नेक्स्ट चेंज इज द चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. अगर कंपनी चाहे तो अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज को भी चेंज कर सकती है. देयर कैन बी 7 काइंड ऑफ द चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. नंबर 1 is to enable the company to carry on its business more economically or more effectively. Number 2 is
to enable the company to attain its main purpose by new or improved means. Number third, to enlarge or change the local area of the company's operations. Number fourth, to carry on some business which under existing circumstances may conveniently और advantageously be combined with the business of the company. कोई और extra business भी करना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, और अगर कोई जो ऑब्जेक्ट था उसको हटाना चाह रहे हैं तो हटा देना चाहिए. To sell or dispose of the whole or any part of the undertaking of the company, to amalgamate with any other company or body of persons. The alteration shall be effective only if it is approved by special resolution. ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है. देन कम्स द ऑल्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज का जो ऑल्ट्रेशन है, दैट मीन्स कि आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं, दैट यू कैन अगेन डू द सेम. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल किया जा सकता है. आप कैपिटल को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, शेयर कैपिटल को रिजर्व करके रखना चाह रहे हैं, शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन करना चाह रहे हैं, या कैपिटल के स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं. यू कैन डू ऑल दैट सेम by passing the special resolution in the company. So this is the alteration of the capital clause. Then comes the alteration of liability clause. हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जो मेंबर्स हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वहां पर जिन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड है, हम उसको कभी भी अनलिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बिना उनकी कंसेंट लिए हुए. लेकिन अगर आप चाहें, या कंपनी को अगर आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ हो, इट कैन ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम टू मेक द लाइबिलिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और मैनेजर्स अनलिमिटेड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. दिस रूल्स अप्लाइज टू फ्यूचर अपॉइंटीज ओनली. जो आगे आने वाले लोग हैं, अगर आप उनको चाह रहे हैं तो आप उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी कर सकते हैं. अगर ऐसा कोई क्लॉज आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी डाल दिया था, यू कैन चेंज द मेमोरेंडम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. तो वैसे तो लाइबिलिटी क्लॉज को ऑल्टर करना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में लाइबिलिटी क्लॉज को भी ऑल्टर किया जा सकता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू शेयर इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आपको पता है जो कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, they are very important documents for the company and they are just the public documents and open for the public inspection. Every person contracting with the company, जो भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है आउटसाइडर, उसको पूरा पूरा ये हक दिया जाता है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भली भांति देख सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है. केवल ₹1 की पेमेंट उसको करनी है. ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के ऑफिस में भी अवेलेबल होते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आरओसी के पास भी जाकर किसी भी कंपनी का एमओए या एओए देख सकते हैं. तो यहाँ से ये बात तय हो जाती है कि जब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो हर आउटसाइडर को कंपनी में कोई भी डीलिंग करने से पहले प्रॉपरली इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. ऐसा मान के चला जाता है, ये प्रिजम्पशन ली जाती है कि जो भी आदमी कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने इन डॉक्यूमेंट्स को भली भांति पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, इनके मीनिंग को भी अच्छा समझ लिया होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. इसी के अगेंस्ट, इसी के कॉन्ट्राडिक्शन में एक और डॉक्ट्राइन है जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इट जस्ट सेव्स द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर्स. लेकिन जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल उल्टा है. इसको तुर्कुंद रूल भी कहा जाता है. बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 150 साल पहले आई थी डॉक्ट्राइन. कहते हैं इस डॉक्ट्राइन को तुर्कुंद रूल भी कहा जाता है, और इट इज एन अपोजिशन टू द रोल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो आउटसाइडर है उसको ₹1 में एमओए एओए अवेलेबल है, तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ भी आ जाना चाहिए. लेकिन अगर कंपनी के अंदर कोई इंटरनल इरेगुलरिटी होती है तो उसके लिए कोई भी आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और वहां पर कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी. So it is just opposite to the doctrine of the constructive notice. It says that if there is any kind of the internal irregularity in the company, for that internal irregularity, the doors of the company are closed to the outsiders. Nobody as an outsider know about that internal irregularity, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को देखने की. तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी से गलती होती है तो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, ना कि कोई आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा. So this is called as the doctrine of indoor management. It is also called as Turkund rule. Turkund का केस क्या है, that we are going to discuss in our next lecture. But